चालाक प्रेग्नेंट सौतन का सीक्रेट रूम। दोपहर को शहर का बड़ा हॉस्पिटल वेटिंग एरिया में दीवारों पर बेबी पोस्टर लगे होते हैं। राघव बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा होता है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर गौरी के साथ बाहर आती है। गौरी की आंखें नम होती हैं। मिस्टर राघव, हमें रिपोर्ट्स में एक समस्या मिली है। क्या हुआ डॉक्टर? फिलहाल गौरी माँ नहीं बन सकती। इनके शरीर में एक मेडिकल प्रॉब्लम है। समय के साथ शायद सुधार हो जाए। आगे जाकर 1% चांस है, लेकिन अभी ये कंसीव नहीं कर सकती। राघव का चेहरा सख्त हो जाता है। गौरी धीरे से आंसू पोंछती है। डॉक्टर, क्या ये इलाज संभव है? उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन धैर्य और सपोर्ट बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल की पार्किंग से गाड़ी निकलती है। राघव, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। मम्मी पापा को मत बताना, हम और इलाज करवा लेंगे। क्यों ना बताऊं? मैं तो बताऊंगा। प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है। मम्मी को तो तुम बहुत पसंद थी ना। अब बताऊंगा उनकी पसंद कितनी परफेक्ट है। गौरी खिड़की के बाहर देखती रहती है। उसके आंसू चुपचाप गिरते रहते हैं। शाम को लिविंग रूम में कमला सोफे पर बैठी होती है। प्रीतम जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। रिया मोबाइल चला रही होती है। दरवाजा जोर से खुलता है। राघव तेज कदमों से अंदर आता है। देखा मम्मी, आपकी पसंद कैसी है? क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने कहा ये कभी मां नहीं बन सकती। आपकी परफेक्ट बहू हमारे घर को वारिस नहीं दे सकती। गौरी दरवाजे पर खड़ी कांप रही होती है। मुझे तो लगा था गांव की लड़की है, संस्कारी होगी। अब क्या पता था अंदर से बीमारी लेकर आई है। कमला, ये सब तेरी जिद का नतीजा है। अब हमारे घर को संतान भी नहीं मिलेगी। पापा जी, ये मेरी गलती नहीं है। बस अब सफाई मत दो। अगर माँ बनने की काबिलियत नहीं थी तो शादी क्यों की? मैं दोस्तों को क्या जवाब दूंगा? सब पूछते हैं खुशखबरी कब दे रहे हो। माँ, भाभी पर ऐसे मत चिल्लाइए। तू चुप रह, बड़ों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। रिया सहम जाती है। गौरी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। अगली सुबह बीच में बड़ा हवन कुंड चल रहा होता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। चारों तरफ रिश्तेदार बैठे होते हैं। गौरी पीली साड़ी में एक कोने में बैठी होती है। अब आरती का समय है। घर में जिसकी कोख शुभ हो वो आरती करे, तभी हवन पूर्ण फल देगा। ये सुनते ही माहौल अचानक बदल जाता है। सबकी नजरें गौरी की तरफ उठ जाती हैं। मधु, तू आरती कर दे। जी चाची जी, हमारी वाली तो ऐसे ही है। ये किसी शुभ काम में शामिल नहीं हो सकती। रिश्तेदारों आपस में बात करते हैं। अच्छा, यही कारण है कि इसका बच्चा नहीं हो रहा। हाँ, कमला भी इससे कटी कटी रहती है ना। गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आरती की थाली मधु के हाथ में घूमती है और गौरी खुद को उस घर में अनचाहा महसूस करती है। राघव खड़ा चुपचाप देखता है, कुछ नहीं बोलता है। अगली सुबह गौरी किचन और हॉल के बीच भाग दौड़ कर रही होती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। गौरी, अरे मुझे एक कप चाय बना दे। जी पापा जी, अभी आई। वो चाय चढ़ाती है। तभी कमला देवी की आवाज आती है। गौरी, बाहर गार्डन में पत्ते बिखरे हुए हैं। मेहमान क्या सोचेंगे? जाकर साफ कर दे। जी मम्मी जी। गौरी ट्रे में चाय लेकर पहले ससुर को देती है, फिर बाहर झाड़ू उठाती है। गौरी, मेरे कपड़े प्रेस हुए कि नहीं? मुझे शाम को बाहर जाना है। अभी करती हूँ राघव। अरे हर काम में लेट, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। गौरी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे कपड़े उठाकर प्रेस करने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। सुबह से उसने पानी तक नहीं ठीक से पिया होता। थोड़ी देर बाद गौरी किचन में बर्तन धो रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। भाभी। हाँ रिया, आप ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूँ दीदी, मेरे साथ सब लोग इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। सुबह से 1 मिनट भी बैठने नहीं दिया। भाभी, मैं सच बताऊं, अगर मेरे हाथ में कुछ होता ना तो मैं जरूर करती, पर माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाती। तुम कम से कम मेरा दर्द समझती हो, बस यही काफी है। तभी वहां कमला आती है। रिया मजबूरी में बाहर चली जाती है। रात को गौरी बिस्तर के किनारे बैठी होती है। राघव शर्ट के बटन खोलते हुए आईने के सामने खड़ा होता है। राघव, देखो ना, घर वाले मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और आप भी हर बात पर मुझसे चिढ़ते रहते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं इसमें? ये सब तुम्हारी गलती है। जब तुम मां नहीं बन सकती तो सब ऐसे ही व्यवहार करेंगे। ये कोई श्राप थोड़ी है। डॉक्टर ने कहा 1% चांस है, हम इलाज करवा सकते हैं या बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं। राघव अचानक पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखता है। आज ये बात कह दी है, लेकिन आज के बाद कभी मत कहना। हमारे घर में ये सब नहीं चलता। और सुन लो, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर गौरी का दिल जैसे रुक जाता है। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। राघव लाइट्स बंद करके दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट जाता है। अगली सुबह घर के बाहर गली में औरतों का झुंड खड़ा होता है। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से बात कर रही होती है।
देखा कमला, कैसी तुम सबकी बहुओं में कमी निकालती है। आज तुम्हारी बहू में भी कमी निकल गई। ये बात तो इन्होंने सबसे छुपा रखी थी, तभी तो अपनी बहू पर इतना गुस्सा करती रहती थी। हाँ कमला, अब क्या करोगी? गुप्ता आंटी की तरह सौतन लाओगी क्या? कमला देवी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वो बिना जवाब दिए अंदर चली जाती है। आज इसने मेरी बेइज्जती कर दी, पूरे मोहल्ले में तमाशा बना दिया। दोपहर को मोहल्ले में एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक स्टाइलिश लड़की उतरती है, नेहा राघव की बचपन की दोस्त। वो पास वाले घर में शिफ्ट हो रही होती है। शाम को राघव बाहर जाता है। अचानक उसकी मुलाकात नेहा से होती है। अरे राघव, तुम यहाँ? अरे नेहा, तुम वापस कब आई? दोनों पुराने दिनों की बातें करते हुए हंसने लगते हैं। लंबे समय बाद राघव के चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखती है। कुछ दिनों बाद नेहा का घर आना जाना शुरू हो जाता है। वो कमला देवी के सामने बैठी मीठी मीठी बातें करती है। आंटी, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं यही हूँ। जब से नेहा आई है, राघव पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है। पहले वो उदास और चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन अब घर में हल्की मुस्कान लौट आई है। जब गौरी ज्यादा देर बैठती है, उसके साथ राघव परेशानी दिखता है। अरे गौरी, तुम हर बात में इतना क्यों पढ़ती हो? मुझे डर लगता है कहीं मम्मी जी गुप्ता आंटी की तरह मेरी भी सौतन न ले आए। अब होनी को कोई नहीं बदल सकता। गौरी के साथ राघव कभी गुस्सा कभी उलझन में नजर आता है। रात के समय कमला देवी अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है। अब मेरे बेटे को मुझे ही संभालना पड़ेगा। नेहा के साथ कुछ तो चल रहा है, लेकिन अगर यही मेरे बेटे की खुशी है तो शायद यही सही रास्ता है। शाम को नेहा अपने घर का ड्राइंग रूम में बैठी होती है। कांच की सेंटर टेबल पर चाय के कप रखे होते हैं। नेहा की मम्मी सोफे पर बैठी फोन चला रही होती है। नेहा खिड़की के पास खड़ी फोन पर किसी की फोटो देख रही होती है। नेहा, तुझे पता है राघव की बीवी माँ बन नहीं सकती। पूरे मोहल्ले में यही चर्चा है। मुझे तो लग रहा है कमला उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से कर देगी। नेहा की आंखों में चमक आ जाती है। वो दूसरी लड़की मैं ही बनूंगी, मम्मी देख लेना आप। हाँ बेटा, और जैसे ही बच्चा होगा ना, कमला सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर देगी। बस तो हमने सही टाइम पर एंट्री मारी है मम्मी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। उनके चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही होती है। अगली सुबह लिविंग रूम में कमला देवी सोफे पर बैठी होती है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलता है। नेहा और उसकी मम्मी अंदर आती है। अरे बहन जी, कितने साल हो गए हमें मिले हुए, और हम यहाँ इतने दिनों से आ गए। आपने तो घर पर इनवाइट भी नहीं किया। अरे बहन जी, पूछो नेहा से, मैंने कितनी बार बुलाया था इसे। ये खुद तो आ जाती थी और राघव के साथ रहती है, लेकिन आपको नहीं कहा इसने एक बार भी। चलो छोड़ो, अब तो हमारा रोज मिलना जुलना होगा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती हैं, फिर माहौल गंभीर हो जाता है। कमला देवी जूस की चुस्की लेकर अचानक बात छेड़ देती हैं। मैं सोच रही थी आपकी नेहा और मेरे राघव दोनों बचपन के दोस्त हैं, काफी क्लोज भी है। क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए। तभी गौरी चाय की ट्रे लेकर अंदर आती है। उसके हाथ कांपते हैं और कप नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? चुप रह, तेरी राय नहीं मांगी है किसी ने। मेरा बेटा है, मैं उसके लिए सही फैसला लूंगी। आप मेरे लिए ये मॉडर्न सौतन लाएगी सिर्फ इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकती, या इसकी कोई और वजह है? डॉक्टर ने कहा है 1% चांस अभी भी बाकी है। हम तेरे 1% के लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अब तू जा यहाँ से, मुझे बात करने दे। गौरी रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है। गौरी के जाते ही माहौल और खुल जाता है। शादी को तो मैं मना नहीं कर रही, लेकिन इस पुरानी बहू का क्या? इसे तो राघव ने छोड़ने का सोच ही लिया है। सेटलमेंट पीरियड पर है मामला, और इस बीच में हम शादी कर सकते हैं। ये तो और अच्छी बात है। मुझे तो राघव पहले ही पसंद था। कोर्ट में प्राइवेट शादी कर लेंगे, बाद में सबको बता देंगे। नेहा चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में जीत का घमंड दिख रहा होता है। कुछ दिनों बाद सादे तरीके से कोर्ट मैरिज हो जाती है। शाम को नेहा दुल्हन के जोड़े में गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। कमला देवी आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आओ बहू, इस घर में कदम रखो। नेहा चावल का कलश गिराकर अंदर कदम रखती है। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान होती है, लेकिन मन ही मन कहती है, मैं जिस काम के लिए इस घर में आई हूँ वो काम सफल होना ही चाहिए। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम, यानी मेरे होने वाले बच्चे के नाम। दूर अपने कमरे में बैठी गौरी ये सब देखकर चुपचाप रो रही होती है। अगली सुबह फैमिली कोर्ट का शांत का कमरा होता है। सामने जज की ऊंची कुर्सी, दोनों तरफ वकील खड़े होते हैं। राघव और गौरी एक बेंच पर दूर दूर बैठे होते हैं। गौरी की आंखें लाल होती हैं। राघव का चेहरा कठोर होता है। दोनों पक्षों को सुना गया है। आप लोगों को 3 महीने का समय दिया जाता है। अगर इस दौरान आपसी सहमति बनती है तो ठीक है, अन्यथा तलाक की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
हथौड़ा की हल्की आवाज गूंजती है। गौरी के दिल में जैसे कुछ टूट जाता है। जीते जी मेरे इस घर में सौतन आ गई और मुझे डिवोर्स भी दे दिया गया। अब मेरी क्या ही इज्जत रह गई है इस घर में। राघव बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल जाता है। गौरी कुछ पल वहीं खड़ी रह जाती है। अगले दिन दोपहर को ड्राइंग रूम में कमला देवी, प्रीतम जी और नेहा सोफे पर बैठे होते हैं। बेटा अब तो गौरी और राघव का तलाक तय हो ही गया है। बस 3 महीने इसे इस घर में रहना है। जी मम्मी जी, तुझे तो पता ही है हमने तेरी और राघव की शादी क्यों कराई है। हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना। अब इस घर में सब ठीक होगा। नेहा की आंखों में एक अलग ही चमक है। कमला देवी संतुष्ट होकर सिर हिलाती हैं। शाम को राघव और नेहा अब एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। कमरा सजा होता है, नई चादरें, खुशबू। दूसरी तरफ गौरी का सामान गेस्ट रूम में रख दिया जाता है। छोटा सा कमरा, खिड़की भी आधी टूटी हुई होती है। गौरी चुपचाप अपना सूटकेस खोलकर कपड़े अलमारी में रखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रात को हॉल में राघव और नेहा साथ बैठकर हंस रहे होते हैं। गौरी हिम्मत करके उनके पास जाती है। राघव कभी थोड़ा टाइम मेरे साथ बिताओ ना, कम से कम बात तो कर लिया करो। अब तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। 3 महीने चुपचाप रहो और मुझसे बात मत किया करो। लेकिन मेरी पत्नी आ गई है और मेरा सारा टाइम उसी का है। नेहा हल्की मुस्कान के साथ राघव का हाथ पकड़ लेती है। गौरी वहीं खड़ी रह जाती है। रात को गेस्ट रूम में हल्की रोशनी जल रही है। गौरी खिड़की के पास बैठी आसमान देख रही होती है। 3 महीने क्या सच में मेरी जिंदगी के आखिरी 3 महीने हैं इस घर में? बाहर नेहा के कमरे में हंसी की आवाजें आ रही हैं। दोपहर को ड्राइंग रूम में राघव सोफे पर बैठा लैपटॉप देख रहा होता है। नेहा तैयार होकर मेकअप में चमकती हुई उसके पास आती है। राघव मुझे थोड़े पैसे दे दो ना, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी जैसी मॉडल बीवी मिल गई, मैं तो खुश हो गया। वैसे भी अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। राघव उसे मोटी रकम थमा देता है। नेहा की आंखों में लालच चमक उठता है। जाते जाते नेहा सास कमला देवी के कमरे में भी झांकती। मम्मी जी कुछ पैसे चाहिए थे, पार्लर का पैकेज लेना है। ले ले बेटा, अब तो तू इस घर की लक्ष्मी है। नेहा पैसे पर्स में रखती है, लेकिन शॉपिंग कम पैसों का एक बड़ा हिस्सा अपनी माँ को भेज देती है। शादी के 3-4 महीने बाद एक दिन नेहा अकेले अस्पताल जाती है। शाम को घर लौटती है। चेहरा खुशी से दमक रहा होता है। मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूरा घर खुशियों से गूंज उठता है। बेटा तूने तो बहुत जल्दी हमें इस घर का चिराग दे दिया। हम तो 8 साल से इंतजार कर रहे थे। अरे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है बेटा, जीती रहो। राघव गर्व से मुस्कुराता है। गौरी एक कोने में खड़ी सब देखती रह जाती है। 2 महीने बाद रात को नेहा के कमरे का बेड बिल्कुल सही होता है, लेकिन सुबह कुछ अजीब होता है। मम्मी देखिए ना, मेरा बेड टूट गया। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम तेरे लिए नया बेड बनवा देंगे। पर ये टूटा कैसे? मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस गद्दे बदल रही थी और अचानक से ये टूट गया। पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। उसी दिन पूरा परिवार बाजार जाता है। नेहा हर चीज बड़े शौक से देखती है। मम्मी ये रिमोट वाला बेड बहुत अच्छा है, इसे खिसकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आराम से रिमोट से उठ बैठ सकूंगी। बस बेटा जैसा तुझे पसंद। महंगा रिमोट बेड खरीदा जाता है। नेहा बेहद खुश होती है। अब गौरी घर में नौकरानी की तरह रहने लगती है। उसका काम नेहा को समय पर फल फ्रूट देना, दूध देना, दवाई देना और रात को उसके पैरों की मालिश करना होता है। बाहर गली में कुछ औरतें खड़ी बातें कर रही होती हैं। देखो कमला कैसी औरत है, बहू होते हुए भी घर में सौतन ले आई। हाँ उस बेचारी लड़की पर क्या बीत रही होगी। कमला तो पहले से ही ऐसी मतलबी है। लेकिन कमला देवी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को नेहा अपने रिमोट बेड पर लेटी होती है। गौरी उसके पैरों की मालिश कर रही होती है। जरा जोर से दबाओ, आराम नहीं आ रहा। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी लाइफ क्या ही बनकर रह गई है। मैं तो सोचती थी कि ये लोग मेरी कमी के बावजूद अपना लेंगे, लेकिन सब मतलबी निकले। नेहा फोन पर हंसते हुए अपनी माँ से बात कर रही होती है। मम्मी सब मेरे कंट्रोल में है, अब ये घर पूरी तरह मेरा है। गौरी की उंगलियां रुक जाती हैं। दोपहर को घर में सन्नाटा है। गौरी पानी का गिलास लेकर कमरे में नेहा की तरफ जाती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, नेहा रिमोट वाले बेड को नीचे झुकी हुई कुछ कर रही होती है। उसके हाथ में छोटी सी चाबी जैसी कोई चीज होती है। नेहा तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। नहीं तुम कुछ कर तो रही थी, हाथ में क्या था? तुम्हें तो बेवजह लोगों पर शक करने की आदत हो गई है। गौरी चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल उठ चुका है। अब जब भी गौरी अचानक कमरे में आती, नेहा कभी बेड के नीचे मिलती, कभी कारपेट ठीक करती, कभी बेड को इधर उधर सरकाती है। एक दिन, नेहा तुम 24 घंटे बेड के नीचे क्या करती रहती हो? तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है इतना झुकना। तुम खुद तो इस परिवार को 8 साल से बच्चा नहीं दे पाई और मुझे सिखा रही हो क्या करना है। पहली बीवी अभी भी मैं ही हूँ राघव की। हाँ हाँ कौन है सबको पता है।
गौरी की आंखें भर आती हैं, लेकिन शक और गहरा हो जाता है। शाम को ड्राइंग रूम में पूरा परिवार बैठा होता है। मुझे लगता है नेहा के बेड के नीचे कुछ है। वो जब देखो बेड के नीचे लगी रहती है। पागल हो गई है क्या? अब तुझे कोई और टॉपिक नहीं मिला तो नेहा के पीछे पड़ गई। मम्मी, ये खुद कभी यहाँ ताला लगाती रहती है, कभी बेड को हिलाती रहती है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अरे इतना दिमाग मत लगाया कर। सब लोग कमरे में जाते हैं, बेड हटाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। देखा, बेवजह इल्जाम लगा रही थी। गौरी चुप रह जाती है, पर उसके दिल में यकीन है कि उसने कुछ देखा था। कुछ दिन बाद फिर वही हरकत होती है। इस बार गौरी को बेड के नीचे एक कोना अजीब सा उभरा हुआ दिखता है, जैसे कोई ढक्कन हो। यहाँ जरूर कोई कमरा बनाया गया है। वो फिर परिवार को बुलाती है, लेकिन जैसे ही सब लोग आते हैं, बेड हटाते हैं, फिर से कुछ नहीं मिलता। अब तो हद हो गई है, हर बार ड्रामा। अरे तुम्हें नेहा से जलन हो रही है बस। गौरी को सब दोषी ठहराते हैं। अब नेहा समझ चुकी है कि गौरी को शक हो गया है। एक रात गौरी चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रहती है। नेहा फिर बेड के नीचे चाबी घुमाती है। धीरे धीरे बेड के नीचे का फर्श हल्का सा खुलता है। अंदर अंधेरा सा गड्ढा जैसा कोई छोटा सा सीक्रेट रूम हो। गौरी की सांस अटक जाती है। तो मेरा शक सही था। लेकिन अचानक नेहा दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन गौरी देखती है कि बेड के नीचे सब सही होता है। गौरी को एक दिन बेड के नीचे के फर्श पर हल्की सी लाइन दिखाई देती है। वो झुककर देखती है तो वहां छोटा सा लॉक सिस्टम होता है। यही है सीक्रेट रूम इसका। वो दौड़कर सबको बुलाती है। इस बार सच में यहाँ है। सब लोग कमरे में आते हैं, बेड हटाते हैं, लेकिन फर्श बिल्कुल सीधा सपाट होता है। अब बस बहुत हो गया। तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मम्मी, ये मुझे बदनाम करना चाहती है। सब लोग गौरी को ही बेवकूफ समझते हैं। कमरे से बाहर जाते हुए नेहा हल्का सा मुस्कुराती है। उसकी उंगलियों में वही छोटी सी चाबी चमक रही होती है। अगली सुबह नेहा डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होकर निकलती है। मम्मी जी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आज बच्चे की नई रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। दरवाजा बंद होता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। गौरी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है और नेहा के कमरे के सामने रुकती है। आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है। भले ही लोग मुझे बेवकूफ समझे, लेकिन इस चालाक सौतन का पर्दाफाश करके ही जाऊंगी। गौरी कमरे के अंदर जाती है। सबसे पहले बेड के नीचे झांकती है। हर कोना टटोलती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पूरे कमरे की तलाशी लेती है। अलमारी, दराज, कारपेट। अचानक उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के पीछे दीवार पर जाती है। दीवार का एक हिस्सा हल्का सा उठा हुआ लगता है। अच्छा, तो इसने अपना अड्डा बदल लिया। गौरी ड्रेसिंग टेबल को धीरे धीरे हटाती है। पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है। गौरी पूरे कमरे में चाबी ढूंढती है। आखिरकार बेड के साइड वाले स्टूल की दराज में उसे एक छोटी सी चाबी मिलती है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। वो चाबी दरवाजे में लगाती है और दरवाजा खुलता है। अंदर एक छोटा सा खुफिया कमरा होता है। कमरे में एक अलमारी रखी होती है। गौरी उसे खोलती है। अंदर अलग अलग महीने के नकली पेट, टमी टाइट रखे होते हैं। हर एक पर लिखा होता है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने। तू तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, ये सब दिखावा था। इसने सबका दिल दुखाया और मुझे बदनाम किया। तभी नीचे से नेहा की आवाज सुनाई देती है। नेहा डॉक्टर से लौट चुकी है और नीचे सबके साथ बैठी होती है। मम्मी देखो, बच्चा एकदम हेल्दी है। रिपोर्ट में लिखा है कि इसके कान डेवलप हो रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पूरा घर खुशियों से झूम उठता है। तभी सीढ़ियों से गौरी नीचे उतरती है। उसके हाथ के पीछे कुछ होता है। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? पागल हो गई है क्या? इतने महीने से उसका पेट बढ़ा है, दिख नहीं रहा तुझे? ये सब आपकी आंखों में धूल झोंक रही है। ये सब झूठ है। आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है। कम से कम आज ड्रामा मत कर। हाँ, मैं जानती हूँ आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन मैं इसका पर्दाफाश करके ही जाऊंगी। कौन सा पर्दाफाश? गौरी धीरे धीरे अपने हाथ आगे लाती है और टेबल पर एक एक करके रख देती है। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, नकली पेट। यही है ना तुम्हारी प्रेगनेंसी? पूरा कमरा सन्न रह जाता है। ये सब तुम कहाँ से लाई? ये झूठ बोल रही है मम्मी। सबकी नजरें अब नेहा के चेहरे पर जाती हैं। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी है। राघव के हाथ से रिपोर्ट फिसल कर नीचे गिर जाती है। ड्राइंग रूम में सन्नाटा छाया होता है। टेबल पर रखे अलग अलग महीनों के नकली पेट देखकर सब हैरान होते हैं। राघव के हाथ कांप रहे होते हैं। ये क्या है नेहा? इतने सारे नकली पेट? मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? मैंने कहा था ना, इसने एक सीक्रेट रूम बना रखा था। रोज वहीं जाती थी। जब इसका महीना पूरा होता था तो ये अपना नकली पेट बदल लेती थी। सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी। नेहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबसे झूठ बोलने की? तूने हमें झूठी उम्मीदें क्यों दी? कम से कम इस गौरी ने कभी हमें झूठी आस तो नहीं दी थी। अरे हमने तुझे बेटी समझा और तूने घर को धोखा दिया। हाँ, मैंने झूठ बोला तो क्या? मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि जो भी इस घर का वारिस होगा
उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। मैं तो इसी मकसद से आई थी। मैं एक मॉडल हूँ, मैं ये घर गृहस्थी नहीं कर सकती। प्रेग्नेंट हो जाती तो मेरा फिगर खराब हो जाता। मुझे तो बस आपके पैसे चाहिए थे और बहुत सारे पैसे मैं ले भी चुकी हूँ। मैंने ये शादी भी मतलब के लिए की थी। सीक्रेट रूम इसलिए बनाया था ताकि आपको वही दिखा सकूं जो आप देखना चाहते थे। एक वारिस, एक उम्मीद, एक चिराग, सब ढोंग था तुम्हारे पैसे लूटने के लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नेहा। लगा था तुम सच बोलोगी, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं ये बोझ का रिश्ता और नहीं निभाऊंगा। कमला रो रही होती हैं। प्रीतम जी सिर पकड़कर बैठे होते हैं। तभी गौरी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। सब लोग घबराकर गौरी को अस्पताल लेकर जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड के बाहर राघव बेचैन खड़ा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं। डॉक्टर क्या हुआ मेरी बीवी को? घबराइए मत, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। बस हल्की सी कमजोरी और चक्कर था, लेकिन एक खुशखबरी है। सब एक साथ डॉक्टर की तरफ देखते हैं। आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। क्या? हमने पहले भी बताया था कि इनके केस में एक ही इलाज है, IVF। बीच में ये हमारे पास अकेली आई थी। हमने इनकी रिपोर्ट दोबारा कराई और ऑपरेशन किया। चांस बहुत कम था, लेकिन चमत्कार हो गया। हे भगवान! डरने की कोई बात नहीं है, बस कमजोरी थी। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया जब डॉक्टर ने कहा था सिर्फ 1% चांस है। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन गौरी ने नहीं छोड़ी। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा होता है। सबके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिख रहा होता है। घर पहुंचते ही कमला गौरी के पास बैठ जाती है। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। हम अंधे हो गए थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर ने 1% उम्मीद बताई थी, लेकिन मैंने उस पर भी भरोसा नहीं किया। जब मैं बांझ थी तो आपको मैं अच्छी नहीं लगती थी। आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सबको मैं अच्छी लग रही हूँ। अगर कल को मैं किसी और मुसीबत में फंसी तो क्या फिर से मुझे अकेला छोड़ देंगे? कोई जवाब नहीं देता है। गौरी की आंखों में फैसला होता है। गौरी ऊपर जाती है और साथ में बैग लेकर आती है। अब मैं अपना बाकी जीवन अकेले गुजारना चाहती हूँ। अब बेटा, तू कहाँ जा रही है? अपने मायके, लेकिन मैं वहाँ भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए नई जिंदगी बनाऊंगी अकेले। मत जाओ गौरी, मैं नेहा को तलाक दे दूंगा। हम फिर से शुरुआत करेंगे। भाभी, मैं आपके साथ हूँ। मैंने देखा है आपके साथ साथ क्या हुआ है। अब बहुत देर हो चुकी है। गौरी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन गांव पहुंचकर उसे रहने की जगह नहीं मिलती। तब वो वापस कमला के पास आती है। मम्मी जी, आज तक आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज आपके पोते के लिए आपसे एक चीज मांगती हूँ। मेरे रहने का इंतजाम कर दीजिए। अब बेटा यहीं रह जा। नहीं, जितना कह रही हूँ उतना कर दीजिए। कमला देवी एक फोन करती हैं। कुछ ही दिनों में गौरी के लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लेते हैं और गौरी वहां रहने लगती है। समय उड़ जाता है। लोग 5 साल बीत जाते हैं। राघव नेहा को तलाक दे देता है। वो अकेला उसी बड़े घर में रह रहा होता है। दीवार पर लगी एक तस्वीर गौरी और उसके बेटे की उसे हर रोज रुला देती है। काश मैंने तुम पर विश्वास कर लिया होता। आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता, मेरी पत्नी भी। उधर गौरी अपने छोटे से अपार्टमेंट में खुश होती है। उसका बेटा स्कूल से भागता हुआ आता है। मम्मी, आज पेरेंट्स मीटिंग में सबके मम्मी पापा आए थे, मेरे पापा नहीं आए। बेटा, तेरे लिए मैं ही तेरी मम्मी हूँ और पापा भी। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। गौरी ने उसे कसकर सीने से लगा लेती है।